नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाऊ तुलसेकर सर। प्रणाम सर, चरण स्पर्श। आज का दिन बहुत खास है। आज तो नरेंद्र मोदी सरकार अलग लेवल पर पूरे दिन बैटिंग की है और विपक्ष भी बैटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन विपक्ष की बैटिंग चल क्यों नहीं रही है, ये मैं पूछूंगा गुरुदेव से। बड़ी न्यूज ये है कि 440 करोड़ के बैंक डिपॉजिट अंडर पीएमएलए फ्रीज हो गए तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ यही बड़ी न्यूज है, तो दूसरी बड़ी न्यूज बता दे रहे हैं कि आज यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग की कहानी शुरू हो गई। यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग की कहानी शुरू हो गई। और यही नहीं, जो काशी में अपने परंपरागत काम पर राजीव रंजन निकल पड़े और सबसे माइक लगा के यही पूछ रहे हैं कि राम मंदिर का दोषी बोलो योगी है कि नहीं। लेकिन जनता बोल रही नहीं, हमें योगी पे पूरा भरोसा है। तो काशी का माहौल अलग है और पश्चिमी यूपी का अलग है और अयोध्या का अलग है, ऐसा सोचना राजीव रंजन का होगा। हमारा तो मानना है कि वैसा ही चल रहा है। बाकी पंजाब से भी कुछ खबर है, उस पर भी बात करेंगे। आज ममता बनर्जी बाहर निकली और कहा यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का वायलेशन है। आपने बलात्कार के मुख्य आरोपी को गोली मार दी, इनकाउंटर कर दिया, ये तो भाई गलत बात है। तो ये राजनीति है। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। शुरू करते हैं सबसे पहले ममता बनर्जी से या यशवंत वर्मा से। ममता बनर्जी से ही पूरा का पूरा पार्टी का फंड ही रुकवा दिया। जो उनके ही कोई खजीनदार थे, ट्रेजरर थे, उनका एक लेटर था मुझे लगता है, तो उसके आधार पर एक्शन भी हो गए और नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस का भी मुझे लगता है 2024 के पहले कुछ हुआ था, कुछ अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। वो तो राहुल गांधी हर मीटिंग में चिल्ला रहे थे ना, हमारे पैसे रोक दिए, बंद किए। तो ये रूटीन का काम है। अरे आज 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 मुंबई से ट्रेन निकली है कोलकाता के लिए, तो क्या खबर है, दिन में 3 ट्रेनें कोलकाता के लिए निकलती है। तो अब 10 बार दिन भर आधे आधे घंटे बाद मुंबई से कोलकाता के लिए ट्रेन निकली, ब्रेकिंग न्यूज करोगे तो वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती। लोगों को मालूम है मुंबई से कलकत्ता ट्रेन जाती है और 100 साल से ज्यादा हो गए जा रही है। तो ये खबर नहीं बनती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि इससे ममता की हालत हो गई है, क्योंकि ममता के हाथ में अब शासन प्रशासन कानून नहीं है। तो उनको पहली बार पता चलेगा। जो जिंदगी में हर बार किसी ना किसी कार से निकल जाते हैं और बारिश के कारण मुंबई में अगर पानी भर जाता है और कार चल नहीं पाती, तो जिसको रास्ते पर उतर कर चलना पड़ता है ना, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात न्यूज होती है, हमारे लिए नहीं। हम तो बचपन से रास्ते पर चलते ही आए। बस का टिकट भी हमको परवड़ता नहीं था। तो ये कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगता अकाउंट फ्रीज होना। और ये लोग ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टियां चलती है, तो जो ऑफिशियल अकाउंट है वो चुनाव आयोग को वगैरह दिखाने के लिए होता है। उनके पास बिना अकाउंटेबल बहुत मनी होता है, पैसा होता है, उसमें कोई रोने की बात नहीं है। राहुल गांधी बोले थे ना कि हमारा तो पैसा रोक दिया है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों से पैसा मांग मांग कर, रैली में पैसा मांग कर चुनाव लड़ रहे। अरे रैली के पैसे उठाकर कोई चुनाव लड़ता है? कौन सी बात कर रहे? तो बात साफ है, रूटीन बात है। नहीं, रूटीन बात तो लग रहा है बहुत सारे, लेकिन ये सारी बातें गुरुजी रूटीन जैसा लग नहीं रहा है। क्योंकि मैं एक और चीज देख रहा हूं, ये पूरे देश में अचानक से हो रहा है। सरला भट्ट का चार्जशीट 1990 से आज तक 36 साल तक छुपा के रखा था, दबा के रखा था, वो भी बाहर निकलवा लिया गया। मुख्य आरोपी यासीन मलिक जो कि जेकेएलएफ के प्रमुख थे, उनको मुख्य साजिश करता, उसमें भी चार्जशीट में बताया गया था। उसके अलावा 5 आरोपी। इसी प्रकार से एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि भाई मुस्लिम लॉ तो ये परमिट करता है कि कम उम्र में भी अगर प्यूबर्टी आने लगे तो भाई आप निकाह कर सकते हो, लेकिन पॉस्को लॉ के अंतर्गत चाइल्ड मैरिज बैन है और ये सभी रिलीजन्स के लिए है। तो ऐसा लगता है कि सरकार बहुत सीरियस है कुछ मामलों को लेकर के। क्योंकि कल ओवैसी ने भी कहा था, आपने सुना होगा, कि अगर अमित शाह
कह रहे हैं कि एसआईआर हो रहा है, तो मैं एसआईआर नहीं, इसको एनआरसी मान रहा हूं। तो मैंने बोला कि गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर ने 1 साल पहले ही बताया कि एसआईआर के जगह पे एनआरसी हो रहा है। तो आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? तुमने ओवैसी को पूरा सुना है? उसने बोला है कि अमित शाह को हल्के में मत लो जी। ये आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता। तो तुमने बाकी सारी बताई शुरू शुरू में इम्पोर्टेंट है वही तो नहीं बताई, क्योंकि उसको गारंटी है कि ये करने निकला है तो पूरा करके उठेगा। वो अमित शाह होता है। तो उन्होंने देखो, अब एक बात है कि अब पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक 4-5 दिन हो गए, कोई 2/3 बहुमत की बात नहीं कर रहा है। यानी सब लोगों ने मान लिया है कि अगर लाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, पार्टियां टूटे ना टूटे, लेकिन दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी का जुगाड़ इन्होंने कर लिया है। ये अब सब पॉलिटिकल पंडित मानने लगे। अब इसका मतलब ये होता है कि पूरे सारे पॉलिटिकल पंडित मान चुके हैं कि भाई अपोजिशन ने हार मान ली है। और जब हार मान ही लिए तो 2-4 थप्पड़ और मार ले। फिर आता है यशवंत वर्मा, फिर आता है यासीन मलिक। हाँ। समझे? तो इस पर कोई तो चर्चा भी नहीं करेगा। में सब मार खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए ये आज इनके लिए अपोजिशन टाइम नहीं दे सकता, आप समझो, वरना इसका बवाल खड़ा किया जाता। हाँ, लेकिन हर कोई 2/3 मेजोरिटी में मेरे कितने टूटेंगे इसके डर में जब है, तब उनको यासीन मलिक या यशवंत वर्मा या और कोई चीजें उठाने के लिए टाइम नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसके बीच में ये निकाल लो। आपको मालूम होगा, आप मुंबई आओगे तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार मुंबई में है, तो वहां का उसका रिश्तेदार बोलेगा यार जा रहा है ना, तो जरा ये थोड़ा लड्डू वगैरह लेके जा मेरे लिए, मेरा भांजा होगा। तो ये जो लड्डू लाते हो फ्री लाते हो ना, तो ये बाकी के मामले है वो फ्री में निकल जाएंगे 2/3 मेजोरिटी के प्रेशर में। तो इसलिए ये डिसीजन जो रुके हुए थे अब निकले। लेकिन इसी दौरान अपने फेवरेट पत्रकार यूपी चुनाव में, इसके पहले कि अभिषेक तिवारी की टीम यूपी पहुंचे, न्यूज 24 से माहौल क्या है लेकर के अपने राजीव रंजन पहुंच गया और टॉपिक रखा एक्शन बुलडोजर कब होगा, राम मंदिर के चोरों के ऊपर कब होगा। जनता कह रही है कि मुझे पूरा विश्वास है दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ये बार बार घुमा रहे हैं कि योगी को दोषी क्यों नहीं बता रहे, मोदी को क्यों नहीं बता रहे। सर, ये पत्रकारिता इनकी कब तक चलेगी सर, ऐसी वाली? वो हर चीज घुमा फिरा कर वही लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझ नहीं पाते कि आजकल वोटर जो है, आम आदमी जो है, वो इतना अनाड़ी नहीं रहा है। ये अनाड़ी रहे। देखो एक बात होती है, मैं बोलूं आपको कि आज के अभी मैं वीडियो वगैरह करता हूं, लेकिन अभी भी 6 साल हो चुके, मुझे अपलोड करना तक नहीं आता, क्योंकि मैं पिछली पीढ़ी का हूं, जनरेशन का, पिछले जनरेशन का हूं। बच्चे छोटे 10 साल का बच्चा है वो भी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में वो, एक तो मेरे आंख की तकलीफ है वगैरह, सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक क्लिक किया तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, एक क्लिक किया रिकॉर्डिंग खत्म हो गया। फिर वो एडिट वगैरह करना मेरे दिमाग में अभी भी सेट नहीं हो रहा है। तो हमारा वो लड़का आता है, वो कर लेता है भाई, कट जो कुछ एडिट करना है करके अपलोड कर देता है। तो ये लोग वही फंसे 2000 में, ये जाति कास्ट की डिवीजन में फंसे हैं। तो हिंदू का मतलब सब जाति पाति के परे आकर लोग वोटिंग करने लगे, ये समझना जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। आयन रैंड नाम की जो इंटेलेक्चुअल लेखिका है अंग्रेजी, उसका एक बढ़िया वचन है, मैं हमेशा बोलता हूँ। वो कहती है कि आप सच को इग्नोर कर सकते हो, अनदेखा कर सकते हो, लेकिन उसके परिणाम तो भुगतने पड़ते हैं। तो ये जिसका नाम आपने लिया, वो तो बंगाल में परिणाम भुगत चुका है ना।
हाँ, बंगाल 4 तारीख को दोपहर 4 बजे तक ममता को जिता रहा था। इससे ममता जीती नहीं ना। तो ये अब हाँ अच्छा मिल गया, लेकिन मैंने उसका ही एक और वीडियो देखा, शायद वो स्टूडियो से बात कर रहा था उनके चैनल के, तो उसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, इसका परिणाम नहीं होगा, क्योंकि बाबा बुलडोजर बाबा पर लोगों का विश्वास है। वही तो बात होती है, और ये कोई नई बात नहीं। मैं आपको और एक रेफरेंस दूंगा इस रेफरेंस में। जब 2 साल पहले की, कहीं 2-3 साल पहले की बात है, यशवंत देशमुख जो जाने माने ओपिनियन पोल करने वाले हैं, उन्होंने एक किसी इंटरव्यू में बताया कि देखो, जो सवाल हम पूछते उसके जवाब आते, उसके आधार पर हम हमारा आकलन पेश करते। तो हमने पूछा कि भाई क्या 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 मुद्दा है कि जिस पर तुम वोटिंग करोगे? तो 29% लोगों ने बताया कि सबसे अगर ज्वलंत इंपॉर्टेंट इशू कोई है तो बेरोजगारी है। तो ये बोला, अब बेरोजगारी है, इसका मतलब 29% लोग मानते हैं कि सरकार ने बेरोजगारी पर काम नहीं किया या पूरा नहीं किया, जो कुछ है वो। लेकिन यशवंत देशमुख ने कहा था कि ये आधा सवाल है, हमें इसके साथ साथ एक और सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन सॉल्व कौन करेगा? तो हमने वो पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे सर्वे में हमने वो सवाल पूछा कि प्रॉब्लम तुम बोल रहे हो सही है, ठीक है, लेकिन कौन हल करेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? तब उन 29 में से 27% लोग बोलते कि मोदी सॉल्व करेगा। ये पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर 29 यही डेटा लेकर जाओगे तो बोलोगे 29% के खिलाफ है। नहीं, वो उस 29% में सिर्फ 2% मोदी के खिलाफ है उस इशू के लिए, वरना तो मोदी के साथ है, क्योंकि उनको 27% लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम तो है लेकिन सॉल्व करने वाला भी मोदी है। मुझे याद आता है बहुत पुरानी फिल्म, हम स्कूल के बच्चे थे तब की, मदर इंडिया, उसमें एक गाना था, जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा वगैरह, वही दवा देगा। तो बात ये है ना कि गलती होती है सब, लेकिन वो ठीक ठाक करने वाला है ना कोई। इसलिए मामला शुरू नहीं हुआ तो 8 लोग जेल में जाकर पड़े हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हर चीज, हर जगह थोड़ी बहुत गफलत होती है, जहां इंसान है वहां गफलत होगी। बैंक में फ्रॉड नहीं होते, ये तो ट्रस्ट है। बैंक का क्या करोगे? व्हाट इज नीरव मोदी, वो विजय मल्ल्या क्या चीज है? घपला हुआ ना वहां, बिल्कुल, वो घपला हुआ ना। उस वक्त की गवर्नमेंट कौन थी? अब वो नालायक लोग मोदी को पूछ रहे कि मल्ल्या को भागने क्यों दिया। अरे उसको गल्ला इकट्ठा करने किसने दिया, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। विजय मल्ल्या भाग गया, उस पर चर्चा होती है, लेकिन नीरव मोदी को बैंक में डाका डालने की इजाजत किसने दी थी? तो लोग समझते हैं, लोग इतने पागल नहीं है, इसलिए इन्होंने कितना भी अदानी अदानी किया, राफेल राफेल किया, चौकीदार चोर बोला, वोटर बदला नहीं, क्योंकि वोटर समझते हैं। देखो, मैं हमेशा एक बात पिछले कुछ सालों से बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ वोटर जो है वो मैच्योर होते जा रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पंडित है वो बच्चे बनते जा रहे हैं। वो कुछ एक बात पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वैसा नहीं होता, समय अनुसार लोग बदलते हैं। और एक बात है कि मुझे बोला आप कि आप जाते हो किसी मंदिर में, लड्डू लेकर या पेड़ा लेकर वगैरह जाते हो, तो उसमें से भगवान के सामने, मूर्ति के सामने रखा जाता है, और रखने के बाद उसमें से 2-3 उठाकर रखे जाते हैं, बाकी बॉक्स आपको लौटाया जाता है। अच्छा, वो जो रखा है वही उठाकर किसी और को दिया जाता है। होता है ना, हमारे मराठी में एक बढ़िया शब्द है जो भगवान के लिए आप जिसको चढ़ावा या भोग चढ़ाना बोलते हो, तो हमारे यहाँ नैवेद्य बोलते हैं। नैवेद्य, तो नैवेद्य दिखाया जाता है,
समझो, दिखाया जाता है, समझे। तो भगवान को दान दिया, दान के बाद वो दान कहा जाता है, उससे भक्त को मतलब नहीं होता। मैंने दिया है, मैंने भगवान को दिया है, मैंने राम को दिया है। अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करे तो उसका दुख देने वाले को नहीं होता। रक्तदान करता है इंसान, नेत्रदान करता है, तो पूछता नहीं मेरी आंख किसको लगाई गई भैया, मेरा खून किसके नस में जा रहा है, ये नहीं पूछा जाता ना। तो इसलिए जिनके पास हिंदू आस्था नहीं है, जिनको हिंदू आस्था का पता ही नहीं है, वो बोलते आस्था को धक्का लगा है। अरे ये तो धक्के लगते लगते हम कहां तक पहुंच गए। और तिरुपति में बाल काटने जाते, उसके बाद बाल का नीलाम होता है। बहुत सारे मंदिर है जहां क्या बोलते हैं उसको, नारियल अर्पण किए जाते हैं, वो तो नीलाम होता है। तो वो फ्रॉड नहीं है आस्था से, वो भी आस्था से फ्रॉड है। लेकिन बात वो नहीं होती, कुछ जगह गलत इसमें गलत हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और उसकी सजा दी जाएगी। इसका मतलब ट्रस्ट की क्या जरूरत थी? ट्रस्ट की, अरे तुम्हारे बहुत सारे ट्रस्ट है, हर ट्रस्ट में कुछ ना कुछ गफलत होती है। तो इसलिए वोटर वोटर मैच्योर होता है, उसको पता है जहां इंसान है उसको लालच है कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ गड़बड़ होती है। और जहां हमारे यहाँ तो माना जाता है ना कि भगवान भी स्खलनशील है। मुझे बताइए कि वनवास वनवास में गए थे राम, भगवान राम, और सीता माई को एक स्वर्ण मुर्ग दिखाई देता है। वो स्वर्ण मुर्ग नहीं होता, वो मायावी राक्षस होता है। तो लालच में सीता माई भी आ गई ना। तो ट्रस्ट में काम करने वाले उनसे भी बड़े नहीं होते, वो भी लालच में आ सकते। तो ये जो राम भक्त है उसको पता चलेगा। अभी प्रभु रामचंद्र साक्षात थे, वो बोल सकते थे, खुद विष्णु भगवान थे, तो सीता माई को बोल सकते थे तू देख रही है भ्रमित हो रही है, ये स्वर्ण मुर्ग है नहीं। लेकिन उस वक्त भगवान प्रभु रामचंद्र भी इंसान थे। तो अपनी पत्नी के आग्रह के कारण वो लालच में आ गए और वो शिकार करने निकले। याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान की फितरत है, वो लालच में आ जाता है। तो ये कंपनी में होगा, बैंक में होगा, या मंदिर ट्रस्ट में होगा, ये होता है। इसका मतलब इंसानियत पर और आस्था पर अविश्वास दिखाना नहीं होता। ये जो पढ़े लिखे नहीं उनको समझता है, क्योंकि वो सत्संग को जाते, वो प्रवचन को जाते, वो यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, समझे। यूनिवर्सिटी में जाते उनको ये आस्था का मामला कभी पता ही नहीं चलेगा, ये क्या भावना है, मैंने दिया है। तो इससे परिणाम नहीं होगा, ये मैं मानता हूं। गुरुजी, एक फिल्म आई सतलुज, इसके बाद खूब डिबेट होने लगा पंजाब के कल्चर में। आज मैंने उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाला है कि ठीक है अब फिर सतलुज पे प्रॉपर डिबेट करते हैं कि भाई बड़ा अत्याचार हुआ। तो हमने बोला कि भाई एयर इंडिया 182 बॉम्बिंग पर भी चर्चा कर लेते हैं, दिलवान बस मस्कराज पर भी बात कर लेते हैं, पंजाब वायलेंस जनवरी 1984 पर बात कर लेते हैं, पूरा बात कर लेते हैं वो जो लगभग 35,000 हिंदुओं को मारा गया। और ये मैंने सिर्फ ऐसे नहीं बोला, क्योंकि पंजाब में भी ये डिबेट का हिस्सा शुरू हो गया और इस बार हिंदू समाज वहां का कहने लगा कि भाई बहुत सह लिया, आप आओ, अगर आपको लगातार विक्टिम कार्ड खेलना है, हम भी बात करना चाहते हैं, खुल के बात हो जाए जो भी पास्ट है उस पर। तो ये पंजाब की एक फिल्म के सहारे निकली हुई राजनीति 2 दिन के लिए ओटीटी पर आई और फिर अचानक ओटीटी से गायब हो गई, और उसके इर्द गिर्द जो पंजाब चल रहा है, आपका क्या कहना है गुरुजी? नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि बंगाल के बाद पंजाब की तरफ देखो, डायरेक्ट पंजाब मत जाओ, जाना है तो बंगाल से होकर जाओ, तब पता चलता है कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। पहली बात तो ये जो मामला है हिंदू कंसोलिडेशन का होगा, पिछली विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 4% वोट मिले थे, 4। लोकसभा में बीजेपी फिर अकेली लड़ी,
बीजेपी को 18% वोट मिले। और आज की सिचुएशन में मैं देख रहा हूं कि 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर भी चुनाव हो सकते, और ऐसे चुनाव में 25 से 30% भी बड़ा चमत्कार कर सकते। तो बीजेपी को जो 18% लोकसभा में मिले, वो उसका हार्डकोर बेस है, वो बढ़ सकते, कम नहीं होंगे। बीजेपी अकेली लड़ती है तो 17-18% से नीचे आने की कोई संभावना है ही नहीं। पहली बार लोकसभा के समय में पंजाब का हिंदू समझ गया कि बीजेपी इज सीरियस। इसके पहले नहीं थे सीरियस। ये अमरिंदर के पीछे जाएंगे, ये अकालियों के साथ जाएंगे। लोकसभा में उन्होंने अपने बलबूते पर लड़ा है। तो पंजाब का जो वोटर है वो लोकसभा के बाद एक समझ गया कि बीजेपी आज हमको रिप्रेजेंट करने के लिए सीरियस है। और पंजाब में कम से कम 45-46% हिंदू है। उसका कंसोलिडेशन हो जाता है तो क्या होगा सोचो। मालदा मुर्शिदाबाद में 50-60% मुस्लिम है, फिर भी वहां जहां कॉन्सेंट्रेटेड हिंदू है बीजेपी सीट जीत गई है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और उससे भी और बड़ी बात है, सिख हो या हिंदू हो बात अलग है, लेकिन महिला कम से कम 40-45% तो है पंजाब में। और नशा जो है वो हर घर का प्रॉब्लम है, हर घर का। और घर का प्रॉब्लम मतलब घर की महिला का प्रॉब्लम है। अगर अमित शाह जैसा इंसान बोल रहा है जिसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसे ओवैसी साहब कहते हैं, वो बोल रहा है कि मैं 2 महीने पंजाब में डेरा डालकर बैठ जाऊंगा, मुझे अगले 3 साल में सत्ता दे दो, अगले 3 साल में मैं नशा खत्म कर दूंगा पंजाब। अब पूरे इंडिया से भरोसा, उसको भरोसा क्यों है? उस पर भरोसा, उसकी क्रेडिट क्या है कि उसने 40 साल का नक्सलिज्म 7 साल में खत्म करके दिखाया। तो ये बोलता है वो करता है, ये उसकी क्रेडिट लाइन है। तो पंजाब की आधी पॉपुलेशन महिला और 45% या 44% आसपास हिंदू, और नशे का मामला, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब आप इकट्ठा करो तब जाके मसाला बनता है। मसाला में 20, 25, 30 पदार्थ होते हैं, उसका जो प्रमाण होता है, मात्रा होती है, कम ज्यादा होती है। तो इसी भाई ने लहसुन है इसलिए इसको ये टेस्ट आ गया, नहीं इसमें दालचीनी है, नो नो नो। हर एक का एक विवक्षित मात्रा होती है, उससे वो मसाला उसका स्वाद बन जाता है। तो अमित शाह वो मसाला बनाने में एक्सपर्ट है कि यहां क्या चलेगा। अगर बंगाल में लोगों को ममता से छुटकारा चाहिए था, गुंडागर्दी से, लॉ एंड ऑर्डर से, तो 200 के ऊपर गए। तो पंजाब में भी नशा और लॉ एंड ऑर्डर दोनों मामले हैं, और एक बड़ी हिंदू वोट बैंक है। मैं मानता हूं कि उनके साथ पिछड़ा दलित जो है, सिख दलित है पिछड़ा, वो भी इनके साथ आ सकता है। वो पिछली बार आम आदमी पार्टी के साथ गया था, इस बार आ सकता है। और ये बात जिसको बोलते थे, मैं ऊपरी सतह की बात बोल रहा हूं, अंदर की बात अब बोलता हूं। पिछली बार जो वैक्यूम था वो आम आदमी पार्टी ने भर दिया था। हाँ, लेकिन वो सब तैयारी करने वाले जो धुरंधर थे, एक था राघव चड्ढा और दूसरा संदीप पाठक, ये यहां आए। और पिछले 15-20 दिन में मैंने उनका नाम कहीं खबर में सुना तक नहीं। इसका मतलब वो लियारी पहुंच गए, समझे? मैं एक अपडेट दे दूं गुरुजी। हाँ। लियारी के बादशाह राघव चड्ढा ने अभी कुछ दिन पहले भाजपा समर्थक सोशल मीडिया धुरंधर्स की मीटिंग ली थी, जिसको लेकर के साक्षी जोशी ने एक एपिसोड भी किया था, और बहुत लेफ्ट के लोग
मचल उठे थे, क्योंकि पहले राघव चड्ढा इनको बुला के मीटिंग लेते थे। साक्षी जोशी भी थे उसमें, अभिषार शर्मा भी मीटिंग में थे, पुण्य प्रसून वाजपेयी भी वहां पे थे, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। लेकिन इस बार चूंकि अब तो पार्टी बदल दी तो इनकी जरूरत ही थी, तो उन्होंने राष्ट्रवादियों को बुलाया और वो मीटिंग हुई है पंजाब के ही संदर्भ में, जिसको लेकर के बेचैनी है। तो आपका तीर तो बिल्कुल निशाने पर है गुरुजी। लेकिन कालनेमी ने भेष बदला है, रामलला का दर्शन किया अरविंद केजरीवाल और आजकल खूब एकदम राम भक्त बने हुए हैं। इनफैक्ट इतने राम भक्त बने हुए हैं कि सीधे मोदी जी को पत्र लिख करके चुनौती दे रहे हैं। नहीं, वो तो उनका जन्म ही चुनौती देने के लिए हुआ है। उनका आपको मालूम नहीं, उनका जन्म हुआ तो उसने माँ को चैलेंज दिया था, तू मुझे दूध पिला के दिखा, मालूम है? केजरीवाल की माँ से जाकर पूछो, वो भी आपको ये बचपन की इनके हरकत बता देगी। तू कैसी माँ है, तू मुझे दूध तो पिला के दिखा। तो ये चैलेंज वगैरह कुछ नहीं, हवा निकल गया हुआ गुब्बारा है। उसको मालूम है अगर पंजाब भी हार गए 8 महीने के बाद तो जाए कहा, ममता की हालत हो जाएगी। ये ममता की टीम में और 2 ज्वाइन होने वाले हैं, केजरीवाल बचा कुचा जो है वो लेकर, और आपका कौन, अखिलेश तो बुरा फंस गया, मैं मानता हूं। अखिलेश जो चीज है ना, अपने पाव से शिकंजे में चलते आ गया, ये बड़ा राम भक्त हो गया। अब बात यह है कि कुछ दिनों में ज्ञान व्यापी पर फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है, उसके बाद मथुरा शुरू होने वाला है। अब चुनाव के दरमियान ज्ञान व्यापी और मथुरा के बारे में क्या बोल सकता है? अगर बोलेगा हिंदू बनकर तो मुस्लिम वोट जाने का डर है, नहीं बोलेगा तो बीजेपी बोलेगे देखो मथुरा और ज्ञान व्यापी आ गए, ये धूम दबाकर भाग गया। वो दोनों तरफ से फंसने वाले। उसको लगा कि हथियार मिल गया, हथियार नहीं था वो। राम मंदिर का फ्रॉड जो है वो आराम से लीपापोती कर कर दबाया जा सकता था। आपके पास यूपी की गवर्नमेंट है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, ट्रस्ट तो आपका ही है, लेकिन लीपापोती होने नहीं दी। मामला खुले में लाना पसंद किया बीजेपी ने, अमित शाह ने। इसका कारण था, उनको मालूम था ये तो हथियार करके पकड़ लेंगे, अपने पैरों से चलकर शिकंजे में आ जाएंगे। और जब चुनाव होगा तो चुनाव का सब मामला जो है वो ज्ञान व्यापी और मथुरा की तरफ लेकर गए तो ये बुरे फंस जाएंगे, समझे? इसको ट्रैप बोलते हैं पॉलिटिक्स में। ये बहुत, तुम्हारे पटना पाटलिपुत्र की बात है, उस पर चाणक्य का एक हिंदी नाटक है, देखा है कि नहीं आपको पता नहीं? उसमें जो काम करता है चाणक्य का, मनोज जोशी दोस्त है मेरा, वो 2 साल से पीछे पड़ा था, भाऊ आप आइए। तो थाने में था, नजदीक था, उसने उस दिन गाड़ी भेज दी, तो मैं गया था, तो ट्रैफिक में पहुंचने में देर हो गई, तो इंटरवल को मिला उसको, तो मैंने बोला सॉरी मनोज, मुझे थोड़ा टाइम हो गया, तो 15 मिनट तो ड्रामा छूट गया मेरा। तो बोला कोई बात नहीं, पहला जो है अंग को छोड़ दो, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके लिए आपको बुलाया। तो बोले क्या? नहीं देखो बाद में बात करेंगे। पूरा का पूरा उसका सेकंड हाफ जो है चाणक्य का, वो आज हम देश की दुनिया की स्थिति देख रहे हैं, उसकी रिप्लिका है। किस ढंग से चाणक्य सोचता है वो पूरा उस सेकंड हाफ में देखने को मिलता है, कि आगे चलकर चंद्रगुप्त को नेपाल से रिकॉग्निशन मिले, इसलिए 4-5 साल पहले से अपना कोई चेला नेपाल का राजपुरोहित बनाकर रखता है। तो अमित शाह खामखा अपने पिछले दीवार पर चाणक्य की फोटो नहीं लगाते, वो चाणक्य तरीके से जीना भी चाहते। ये इनको मालूम नहीं, इनको लगा लेको को मिल गया, चढ़ा हुआ चोरी, चंदा चंदा चोरी, वोट की कटोरी, सत्ता की है आशा, बबुआ करे तमाशा। ये हालत है उनकी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे दर्शक काफी मुझ पे क्रोधित हुए जब मैंने ये कहा था कि मैं किसी कीमत पर, क्योंकि मैं मिला हूं उनसे, वो धोखा खा सकते हैं,
चंपत राय जी के साथ ये हुआ है, उनके ऊपर दाग लगाया, मैं सब मानता हूं, लेकिन वो धोखा खाए हैं एम्प्लॉयज को रखने में। वो उनके ऊपर जो चोरियों के इल्जाम लगा रहे हैं कुछ लोग भावनाओं में आकर के, ये लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि राम जी फिर सब कुछ देखेंगे। तो मुझे ही गालियां मिली उसको लेकर के कि तुम चाटुकार हो गए हो चंपत राय जी के, इतना बड़ा पाप हुआ, तुम ये कर रहे हो। नहीं लेकिन अब नहीं, मैं ये लोग देखो इमीडिएटली रिएक्ट होने वाले लोग हैं ना, वो मीडिया सेवी होते हैं। मीडिया से एकदम ये हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। तो आपको देखो एक्साइट करना ही, देखो ममता को कहाँ फंसाया। ममता बहुत जल्दी एक्साइट होती है, अमित शाह ने उसको उसी में फंसाकर उसकी शिकार कर ली। तो इमीडिएट, और सामने वाले बैठे ना आपको उकसाने के लिए, तो आप फंस गए उसमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए दो चार प्रश्न ले लेता हूँ, आप दोनों को चरण स्पर्श करता हूं, मुझे मत कीजिए, भावुक को कीजिए। भारत आगे जाएगा, राजनीति चलेगी, हम भारतीयों को सरकार को सपोर्ट करते रहना पड़ेगा, हमारे दुश्मन अंदर ज्यादा है। ये जनता की आवाज है सर, विजय कुलकर्णी जी की। नहीं नहीं, वो तो होता है। देखो हिंदू समाज की ये फितरत है, हम हमारे दुश्मन को भी पालते हैं। और पुराने हजारों साल की हिस्ट्री पुराण सब निकाल कर देखो तो आपको पता चलेगा, हमारे दुश्मन बाहर से नहीं आए, हमारे अंदर के ही दुश्मन है, हमारे अंदर के ही दुश्मन है। तो होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा भाव, मैंने उससे भी प्रश्न हम लिया नहीं। निपट सकते हैं। और इसीलिए भगवत गीता में बोला है, संभवामि युगे युगे। हर बार कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, लेकिन सुधरने वाला आ जाएगा। ये हमारी हिस्ट्री और हमारी पहचान है। अच्छा गुरुजी, मैंने ये प्रश्न पहले इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे आ गया था ये प्रश्न। भाऊ, योर व्यूज ऑन एथेनॉल एंड गडकरी जी, जिस प्रकार से इसको लेकर के कि चॉइस नहीं है, मिल रही है, सिर्फ E20 मिल रहा है, जबकि लोगों का कहना है कि E10 की चॉइस भी हमको मिलनी चाहिए थी, और प्योर पेट्रोल की, ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो स्विच करने। नहीं, वो अभी देखो ये टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं। बीच में जब गल्फ से या विदेश से खनिज तेल आना ही मुश्किल हुआ था, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। उसमें क्या टेक्निकल मुझे मालूम नहीं है, शायद गड़बड़ भी हो सकते हैं। अभी कोई हार्ड कोर एविडेंस हमारे सामने नहीं है। अगर कार बनाने वाली कंपनियां भी उसमें गलत है नहीं बोल रही है, तो हम किसके आधार पर बोले। देखो एक बात है, राहुल गांधी तो बोलेगा अरे ये तो पेट्रोल की जगह खून बहा रहे हैं, तो ये भी हमारे मीडिया में छपकर आता है ना, क्या हम उसमें बह जाएंगे? जब तक उसका साइंटिफिक हार्डकोर एविडेंस सामने नहीं आता, तब तक अपना ओपिनियन बनाना गलत मानता हूं मैं गलत मानता हूं। होगा तो उसको फांसी देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आस भाव, व्हाट अबाउट मैक्सिमम सीएम लिटरली ना वो डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ना हिंदुत्व के लिए कुछ कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आप सबको एक बराबर तौल रहे हैं तो मैं अब क्या बोलूं। अगर आप सब में यही चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जैसी कैपेबिलिटी आ जाए, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी जैसे, तो भारत तो सोने की चिड़िया बन गया होता मेरे हिसाब से। जो हमारे पास वर्तमान में चीजें हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि चांसेस मोदी जी ले रहे हैं। कीप काम एंड ट्रस्ट नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, मेरा सिंपल फंडामेंटल है। इतिहास गवाह है, ब्रिटिश राज के, एक और महाराष्ट्र से ही हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं इतिहास गवाह है, ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब से शुरू हुई थी। हिंदू जागरण महाराष्ट्र बंगाल हो गया, पंजाब की बारी है। हाँ वो तो है। देखो हमारा यहाँ क्या होता है मालूम है, जो मिला वो हो गया। आप मानते कि भाई अभी वो वैभव सूर्यवंशी है, अरे बड़े रिकॉर्ड कर दी, बस अभी उसको रिटायर कर दो। क्यों ये 10 रन 10 बॉल में 100 क्यों नहीं कर रहा है? अरे 10 बॉल में 0 पे आउट होने वाले बॉलर हमने, बैट्समैन हमने देखे हैं ना। हमने जो 40-50 साल पहले की हमारी टीम देखी है, बस हारने के लिए जाती थी। और आपको वर्ल्ड कप के बारे में बोलूं, 75 में पहला और 79 में दूसरा वर्ल्ड कप हुआ, तब सीरियसली टीम बनाई तक नहीं थी, बनाई तक नहीं थी।
जो है वो इंग्लैंड में ही टूर के लिए जो टीम भेजते थे वही खेलते थे। आज इसकी टीम अलग, उसकी टीम अलग, 2020 की अलग, ये हो गया है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा बन जाता है ना। तो देखो एक बात होती है भाई, कांग्रेस के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात ऐसी है कि घर में 5 बच्चे, जो सबसे टैलेंटेड होता है ना, वो साला 93 लाएगा तो भी बोलेंगे 7% तो कम हुए, और जो 47 लाता है उसको कोई बोलेगा नहीं। समझे? हाँ, बोले चल किसी तरह पास हुआ फिर ठीक है। हाँ, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन जब आपकी बढ़ती है तो इसका प्रेशर इतना मत दो कि वो बोले बाढ़ में गया। मैंने एक फिल्म, बहुत अच्छी रशियन फिल्म देखी थी, युगोस्लाव फिल्म थी। तो एक बच्चा है, उसका बाप साइंटिस्ट है, इंटेलेक्चुअल है, और माँ एथलीट है, और वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में बच्चे को एक्सपर्ट बनाना चाहते। तो एक बार अचानक वो अपने दादी के यहाँ गांव में जाते, गांव में कहीं, और वो बच्चा देखता है बाकी बच्चे फुटबॉल खेल रहे, ये खेल रहे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है वो देखकर। वो अपनी दादी को पूछता है कि मैं जाऊँ, जा जा मतलब भाग भाग जल्दी। उसकी दादी बोलती, उसको ये अपनी बहू और बेटा पसंद नहीं है। वो बोलती है अरे कितना, 8 साल का तो बच्चा है, वो कौन बनेगा करोड़पति, कैसे जवाब का सवाल के जवाब देगा और एथलीट बनेगा, तो उसका बचपना मारते हो तुम। समझे? तो वो बात होती है, तो बच्चा बोलता है भाड़ में जाओ। फिर एक टीवी शो में उसको लाते, तो एक समय वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आता। तो बाद में बोलता है, उस फिल्म का नाम ही वो था, वो बच्चा बोलता है माँ बाप को, आई डोंट वांट टू बी ए ग्रोन अप, मुझे बड़ा नहीं होना है। मुझे बड़ा नहीं। चलिए, भाऊ को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न है, हालांकि ये प्रश्न मैंने शुरू में भी रखा था लेकिन पहले आ गया था। पंजाब में चन्नी क्या करने वाला है भाऊ साहब? 2 मिनट में गुरुजी खत्म कीजिए, इसके बाद हम लोग प्रश्न नहीं लेंगे। चन्नी बर्बाद हुआ। ये फिल्म था ना, मुन्नी बदनाम हुई, तो चन्नी बर्बाद हुआ, वार्डलिंग तेरे लिए। वार्डलिंग ऐसा कुछ नाम है ना, वो प्रदेश अध्यक्ष है। ये राहुल गांधी की स्किल सेट मेरी समझ में नहीं आता। पिछली बार जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस को जितवाने वाला था तो इसने सिद्धू को लाया और सब गुड़ गोबर कर दिया, चन्नी मुख्यमंत्री बन गया और सत्ता हाथ से निकल गई। अब चन्नी को बर्बाद करने के लिए इन्होंने कोई जो दूसरा राजा अमरिंदर वर्डलिंग किसको लाया है। तो ये जो गुड़गोबर करने का इनका स्किल है वो अजब है, अजूब है, मेरी समझ में नहीं आता। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में? दर्शकों, आज हिस्ट्री क्रिएट हुई है। गुरुदेव भाऊ तोरसेकर ने बोला है कि मैं राहुल गांधी को नहीं समझ सकता। नहीं, क्या क्या करे समझो ना, कि कैसे नुकसान करना है। ये बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर नुकसान करने वाले। सिद्धू को लाया था, याद है? अमरिंदर को सताया था, सिद्धू को प्रेसिडेंट किया, फिर चन्नी को चीफ मिनिस्टर किया, याद है आपको? और कितनी बुरी तरह से कांग्रेस, उस वक्त के सब एनालिस्ट बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आराम से अमरिंदर सिंह जीतेगा। तो 9 महीने पहले उसका सत्यानाश कर दिया था। 9-10 महीने थे, या 8 महीने पहले कर दिया। तो मैं मानता हूं कि 4-5 कॉर्नर लड़ाई होगी और बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। आज मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरेगी, और ये तो कम से कम इनका टारगेट है आज की तारीख में। आज के संस्करण में फिर इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर के चैनल प्रतिपक्ष और प्रतिवाद दोनों पर भाऊ अपने विचार रखते रहते हैं, तो एक बार वहां भी घूम के आइए, विजिट करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।